साकेत जंगल के नीरव वातावरण में मौजूद मंदिरों के खंडहर को काफी देर से घूर रहा था, मानो उन खंडहरों की रहस्यवादिता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। जंगल के बीच एक वीरान खंडहर और उस खंडहर में डायन के निवास के चर्चे, ये सिनेरियो किसी को भी रोमांचित कर सकता था। लगभग 1 एकड़ में बिखरे मंदिरों के भग्नावशेष इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपने स्वर्णकाल में वह स्थान कोई भव्य तीर्थ स्थान रहा होगा। खंडहर के सामने वही विशाल तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि हर पूर्णमासी की रात डायन उसमें नहाती है। धूप में चमचमाती विपुल जलराशि वाले तालाब के उस पार मौजूद खंडहरों में एक अप्रत्याशित सी खामोशी थी, मगर साकेत को वह खामोशी भी ये चेतावनी देती हुई लग रही थी कि उस खंडहर में एक डायन का वास है। साकेत के मन में घुमड़ रहे तमाम सवालों में से सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब मजदूरों को मालूम था कि ये इलाका डायन का है, तो उन्होंने बारबेक्यू पार्टी के लिए ये जगह क्यों चुनी, और अगर चुनी भी तो पूरी कहानी से वाकिफ होते हुए भी रामजतन डायन को नहाते हुए देखने के लोभ का संवरण क्यों नहीं कर पाया। कोई भी पुरुष कितना भी कामलोलुप क्यों न हो, एक डायन को नहाते हुए देखने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इस तथ्य की रोशनाई में साकेत का जेहन इसी एक नतीजे पर पहुंच रहा था कि रामजतन का डायन के पीछे जाना सामान्य नहीं था। डायन का गीत सुनकर उसी की नींद क्यों खुली, उसके बाकी साथियों की क्यों नहीं खुली? ये सवाल साकेत के जेहन में इस विचार को टिकने नहीं दे रहे थे कि रामजतन सिर्फ अपनी कामुक प्रवृत्ति से पराजित होकर डायन की कालदृष्टि का शिकार हुआ था। वह बाइक से उतरा, उसे लॉक किया और तालाब के किनारे से होते हुए खंडहर के परिसर में पहुंचा। वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक पुराना और लगभग ध्वस्त हो चुका बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखी इबारतें पूरी तरह मिट चुकी थीं। करीब से उन भग्नावशेषों को देखने पर साकेत को बोध हुआ कि उन खंडहरों के रूप में जंगल के उस हिस्से में इतिहास का एक अनकहा अध्याय बिखरा हुआ था। उन मंदिरों की बनावट और इतिहास के अपने ज्ञान के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि वे मंदिर ईसा पूर्व के थे, अर्थात उनका ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल होना बेसबब नहीं था। डायन के अलावा ये भी एक अतिरिक्त वजह निकली, जो साकेत की उन खंडहरों में दिलचस्पी बढ़ गई। वह ठिठक कर ध्वस्त हो चुके स्तंभों, गुंबदों और मंदिर निर्माण में प्रयुक्त किए गए पत्थरों को निहारने लगा। कहीं कहीं उसे टूटी फूटी प्रतिमाएं भी नजर आईं, जो प्रथम दृष्टया वैदिक देवताओं की लग रही थीं, मगर ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वे तंत्र मंत्र की प्राचीन शाखाओं के अधिष्ठाता देवों की थीं। ज्यों-ज्यों वह खंडहर का मुआयना करता हुआ आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों वहां बिखरी इतिहास की कड़ियों की उपेक्षा पर व्यथित भी होता गया। अंततः उसने इस विषय में भी पड़ताल करने का फैसला किया कि वह जगह पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हित किए गए देश के ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में है या नहीं, और यदि है तो यूं उपेक्षित क्यों है। करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद वह खंडहर के पिछले हिस्से में पहुंचा और वहां उसे कुछ ऐसा नजर आया कि उसका ये यकीन पुख्ता हो गया कि उस इलाके में केवल डायन का ही नहीं, इंसानों का भी दखल था। करीब 100 मीटर के फासले पर खुदाई के चिन्ह नजर आ रहे थे। ये खुदाई कौन करवा रहा है? साकेत के जेहन में उपर्युक्त सवाल बिजली की मानिंद कौन था। वह तेजी से खुदाई वाले स्थान के करीब पहुंचा। उस खुदाई के पीछे जो कोई भी था, उसने गड्ढे को छिपाने की कोशिश के तहत उस पर लकड़ी के पटरे डालकर उन पर मिट्टी का ढेर फैला दिया था। दूर से इसका भ्रम तक नहीं हो सकता था कि वहां कोई गड्ढा है। यूं भी वह इलाका वीरान था और वहां किसी आदमजात के आने की गुंजाइश न के बराबर थी। साकेत को उस गड्ढे के अस्तित्व का भान हो गया था। इसका कारण ये था कि गड्ढे पर रखा एक पटरा अपनी जगह से हटा हुआ था। पटरा हटाने से बनी जगह से उस रहस्यमयी गड्ढे में झांका जा सकता था, यानी कि इस वक्त कोई गड्ढे में उतरा हुआ है। उपर्युक्त संभावना को जांचने के लिए साकेत उस सुराख के पास पहुंचा, अंदर झांका। उसका अनुमान मिथ्या नहीं था। गड्ढे में वास्तव में कोई थी। ये तो कोई औरत है। गड्ढे का तल 20 फीट की गहराई पर था। उस औरत ने, जो इस वक्त गड्ढे में टहलती हुई नजर आ रही थी, नीचे उतरने के लिए एक लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया था, जो 2 सीढ़ियों को बांधकर बनाई गई थी। सीढ़ी गड्ढे की दीवार से लगी हुई थी। सुराख से सूरज की पर्याप्त रोशनी भीतर दाखिल हो रही थी और वह संदिग्धा औरत उसी रोशनाई में कुछ ढूंढ रही थी।
सुराख से साकेत केवल इतना ही देख पाया कि औरत की उम्र 25-26 साल से अधिक नहीं थी। उसके जिस्म पर सुनहरे बॉर्डर वाली काली साड़ी थी और लंबे व काले बाल खुले हुए थे। वो गड्ढे का मुआयना कर रही उस औरत को थोड़ी देर तक खामोशी के साथ देखता रहा और फिर चिल्लाकर पूछा, किसी चीज की तलाश है क्या आपको? नई आवाज सुनते ही औरत के कान खड़े हो गए। वह अपनी गतिविधियों को रोककर यूं तनकर खड़ी हो गई, जैसे किसी शेरनी को करीबी शिकार की आहट महसूस हुई हो। किसी की नज़र उस पर पड़ चुकी है। इस तथ्य से भिज्ञा होने के बाद भी उसने न तो किसी किस्म की हड़बड़ाहट का प्रदर्शन किया और न ही दृष्टि ऊपर उठाई। बस कान खड़े किए हुए आवाज़ दोबारा आने की प्रतीक्षा करती रही। उसकी उक्त प्रतिक्रिया साकेत को रहस्यमय लगी। वो कुछ पलों तक खामोश रहा, लेकिन जब कोई नवीन परिणाम न निकला तो उसने दोबारा आवाज़ दी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस बार साकेत की बातों ने गुल खिलाया और महिला ने दृष्टि ऊपर उठाई। खूबसूरती और सादगी का अनूठा समन्वय था उसके रूप में। माथे पर सरपीला कर बिंदी और आंखों में हल्के काजल के अतिरिक्त उसने किसी भी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं किया था। फिर भी उसकी बला की खूबसूरती देख रोमांच से साकेत के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपलक उसे ही घूर रही थी, इतनी अपलक कि उसके मन में इस बात को संशय उत्पन्न हो गया कि वह कभी पलक झपकाती भी होगी। साकेत को महिला रहस्यमय लगी और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि शापित होने की अफवाहों से भरे एक वीराने इलाके में किसी खूबसूरत स्त्री का यूं विचरना प्रथम दृष्टया सामान्य तो नहीं कहा जा सकता था। कुछ पलों तक साकेत को घूरने के बाद वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी और एक के बाद एक पायदानों पर पैर रखते हुए जल्दी से मुहाने तक चढ़ आई। ऊपर आने के बाद गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सहारा लेने की नीयत से वह अपना हाथ साकेत की ओर बढ़ाए। साकेत मदद के उस आग्रह पर सकपकाया। महिला उसकी सकपकाहट भांप गई और दिलकश लेकिन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, घबराइए मत। वीराने में घूमने वाली हर औरत डायन नहीं होती है। साकेत के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि औरत ने प्रत्यक्ष में वही कह दिया था जो इस क्षण उसके जेहन में चल रहा था। अपनी असहजता को छिपाने के लिए उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महिला उसका हाथ थामकर गड्ढे से बाहर आ गई और औपचारिक मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। उसके मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर साकेत उसके सामान्य होने के प्रति कुछ हद तक आश्वस्त हुआ। आप यहाँ इस वीराने में क्या कर रही है? हमारे लिए ये वीराना नहीं है। महिला पूर्ववत दिलकश मुस्कान के साथ बोली, हमारा गांव पास में ही है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नहीं है। साकेत की भावें संकुचित हुई। शायद आप इस इलाके से वाकिफ नहीं हैं। साकेत को ये बात हजम नहीं हुई कि यहाँ आसपास कोई गांव है। उसका मन इसलिए भी महिला के प्रति संदेह से घिर गया, क्योंकि वह अपने पहनावे और शारीरिक भाषा से ग्रामीण परिवेश का नहीं लग रही थी। हम अपनी मौसी के पास शहर में रहते हैं, गांव में कभी कभी ही आते हैं। महिला ने एक बार फिर साकेत के मन को टटोलकर उसे हैरान कर दिया। आप इस गड्ढे में क्या कर रही थीं? कुछ ढूंढ रहे थे। सहसा महिला की भाव भंगिमाएं गंभीर हो गईं और वह गड्ढे में झांकते हुए बोली, पर मिला नहीं। क्या ढूंढ रही थीं आप? साकेत भी गड्ढे में झांकते हुए पूछा। आपको नजर नहीं आएगा, व्यर्थ प्रयास मत कीजिए, महिला ने दो टूक स्वर में कहा और गड्ढे से हटकर खंडहर की ओर बढ़ गई। इस गड्ढे में ऐसा क्या खो गया है आपका जो मुझे नजर नहीं आ सकता? साकेत भी मूखों की भांति उसके पीछे लपका। सर्दी के बावजूद महिला को वह धूप शायद कड़ी मालूम हो रही थी, इसलिए छाया में पहुंचने के बाद वह एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गई और साकेत को सिर से पांव तक घूरते हुए बोली, डायन की हड्डी ढूंढ रहे हैं हम। डायन की हड्डी? साकेत हकलाया। अपनी निगाहों से साकेत की भाव भंगिमाओं का जायजा लेते हुए महिला हाँ में गर्दन हिलाई। लेकिन उस हड्डी का आप करेंगी क्या? डायन की हड्डियां कई पुरानी और दुर्लभ बीमारियों को दूर करने के काम में आती हैं। साकेत को लगा वह मजाक कर रही है, लेकिन उसे कुछ पलों तक घूरते रहने के बाद भी जब साकेत को उसकी भाव भंगिमाओं में संजीदगी से इत्र और कुछ नहीं नजर आया तो वह बनावटी हंसी हंसता हुआ बोला, आप शहर में रहती हैं फिर भी डायन जैसी बकवास पर यकीन करती हैं। शहर में तो आप भी रहते हैं।
ऊंचे दर्जे की तालीम हासिल किए हैं, फिर भी डायन की तलाश में इस वीराने की खाक छान रहे हैं। व्यंग्यात्मक मुस्कान एक बार फिर महिला के होठों की शोभा बनी। ये तीसरी बार था जब साकेत को ये महसूस हुआ कि महिला अंतर्यामिनी है। घबराइए मत, साकेत को बौखलाया हुआ देख वो महिला इस बार खुलकर हंसी। आप अभिमान ठाकुर के छोटे बेटे हैं और पढ़ाई के लिए लखनऊ में ही सेटल हैं। ये बात आसपास के गांवों में हर कोई जानता है, इसलिए हम भी जानते हैं। और ये कैसे पता आपको कि मैं डायन को ही ढूंढने आया हूँ? साकेत ने आंखें गोल करते हुए पूछा। तो क्या आप डायन को ढूंढने नहीं आए हैं? महिला ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। ओह, हमें लगा कि रामजतन की बीमारी से जुड़ा कोई सूत्र हाथ लगने की फिराक में आप यहाँ आए होंगे। कोई नहीं, अब आप ही बता दीजिए कि यहाँ क्या करने आए हैं। दरअसल साकेत ने हथियार डाल दिए और नम्र स्वर में कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मैं किसी सूत्र की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। महिला के होठों पर विजेताओं वाली मुस्कान उभरी और वह अपनी साड़ी का आंचल तर्जनी उंगली में लपेटते हुए कुछ सोचने लगी। क्या आप वाकई गड्ढे में डायन की हड्डी ढूंढ रही थीं? वाकई ढूंढ रही थी, महिला अपने आंचल से खेलते हुए ही जवाब दी। पर क्यों? किसी ऐसे मखलूक की हड्डी बीमारियों के इलाज में कैसे काम आ सकती है, जिसके वजूद को एक पढ़ा लिखा इंसान कभी स्वीकार नहीं करता? हमने किसी किताब में पढ़ा था कि शिक्षा रोशनी की तरह है, जो हमें रास्ता दिखाती है। ये हम पर निर्भर करता है कि उस रोशनी के सहारे हम किस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने तालीम की रोशनाई में उस रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, जो डायन के वजूद को खारिज करने के बजाय उसे स्वीकार करता है। महिला ने मूक सहमति दी। आप डायन पर यकीन करती हैं, फिर भी उसके इलाके में बेखौफ होकर उसकी हड्डी तलाश रही हैं? साकेत के सवाल पर महिला पहले गंभीर हुई, फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोली, डायन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, न तो दिन के उजाले में और न ही रात के अंधेरे में। यहाँ तक कि पूर्णमासी की रात को भी वो केवल उन्हें ही अपनी कालदृष्टि का शिकार बनाती है, जो उसे नहाते हुए देखने की कोशिश करते हैं। उस रात जरूर रामजतन ने डायन को देखने की कोशिश की होगी, तभी उसका ये हथ हुआ। इस इलाके में डायन का राज कब से है? प्राचीन काल से ही। मैं इसी गांव में पैदा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले तो डायन के ऐसे कारनामे और चर्चे नहीं सुने मैंने। नहीं मेरी दादी ने कभी मुझे सुनाए, जबकि भूत प्रेत के किस्सों की उस्ताद थी वो। जंगल में खामोशी का मतलब ये तो नहीं होता कि जंगल में शेर नहीं है। महिला की दृष्टि एक बार फिर साकेत पर स्थिर हो गई। उसने कई क्षणों तक उसे घूरा और फिर आगे बोली, आपकी दादी ने आपको नरपिशाचों के, नरभेड़ियों के, जिन्नातों के, इवन पूरी दुनिया के भूतों के किस्से सुनाए, मगर डायन का कभी उन्होंने जिक्र तक नहीं किया आपसे। क्या ये बात ही अपने आप में रहस्यमयी नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि डायन का वजूद एक ऐसी खौफनाक हकीकत हो, जिसके बारे में आपकी दादी नहीं चाहती थी कि आप उसे जानें? साकेत कोई जवाब नहीं दे सका। महिला ने वही सवाल उठाए थे, जो सवाल खुद उसके जेहन में पहले दिन से ही थे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हैं कि यहाँ डायन रहती है? रामजतन की हालत देखने के बाद भी आप यकीन का कारण हमसे पूछ रहे हैं? वो सदमा भी हो सकता है। ये जगह अपनी खामोशी और वीरानियत से दिन में भी लोगों को खौफजदा कर देती है, तो फिर रात को क्यों नहीं कर सकती है? यहाँ हकीकत में डायन रहती है। महिला ने अपने लहजे पर जोर देकर कहा, हो सकता है वो किसी ओट से इस वक्त भी वह हम दोनों पर नजर रखे हुए हो। मैं नहीं मानता। साकेत ने जानबूझकर मुखर स्वर में विरोध किया ताकि महिला इस मुद्दे पर और खुल सके। मैं ये नहीं मान सकता कि यहाँ सदियों से एक ऐसी औरत रह रही है, जो हर पूर्णिमा की रात काला जादू करती है और जिसके दृष्टिपात मात्र से लोगों के शरीर का खून सूखने लगता है। ठीक है, महिला ने निर्णायक लहजे में कहा, हम आपको यकीन कराएंगे कि यहाँ वाकई डायन रहती है। रोमांच से साकेत के रोंगटे खड़े हो गए, जबकि महिला ने आगे कहा, लेकिन एक गुजारिश है कि उसके अस्तित्व की सच्चाई परखने के लिए आप पूर्णमासी की रात भूलकर भी यहाँ का रुख नहीं करेंगे, और यदि करेंगे भी तो उसकी साधना को देखने की ओछी हरकत नहीं करेंगे। तो क्या अब आप डायन को मेरे सामने लाकर खड़ा करेंगी?
साकेत व्यंग्यात्मक भाव से हंसा। नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि डायन को मिथक कहने से भी आपके रोंगटे खड़े हो जाया करेंगे। महिला के लहजे में एक अनोखा आत्मविश्वास था, जिसके आगे साकेत कोई प्रतिवाद न कर सका। उन दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर साकेत ने गड्ढे पर नजर डालते हुए पूछा, क्या आपको कोई अंदाजा है कि ये खुदाई कौन करवा रहा है? बस इतना पता है कि ये काम डायन का नहीं, इंसानों का है। लेकिन किस इंसान का और इसके पीछे उसका मकसद, ये नहीं पता है हमें। कहने के बाद महिला खड़ी हो गई। हमें अब चलना चाहिए। डायन की हड्डी तो आपको मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, हम बाद में आकर ढूंढ लेंगे। आज बहुत देर हो चुकी है। यदि आपको ऐतराज न हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वापसी के लिए मुड़ चुकी वो महिला ठिठक गई। यदि उसका रुख साकेत की ओर होता तो साकेत देख पाता कि सवाल सुनने के बाद उसकी आंखों में एक तीक्ष्ण चमक उभरी थी। सुनस्त्रा। जवाब देने के साथ ही एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर थिरक उठी। मालदा, पश्चिम बंगाल। उस इलाके में रिहायशी मकानों की संख्या इतनी कम थी कि उसे बिना सांख्यिकीय की मदद से ही मालदा का सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जा सकता था। शाम के 5 बज रहे थे, मगर समूचे इलाके में सिवाय धुंध के और कुछ नहीं नजर आ रहा था। यदि उस इलाके में कुछ था जो नए लोगों को ये इल्म करा सकता था कि वहाँ इंसान भी बसते हैं, तो वो एक मकान था जिसके बरामदे में 60 साल की उम्र पार करके वरिष्ठ नागरिकों की जमात में शामिल हो चुका एक इंसान किसी हस्तलिखित पांडुलिपि के पन्नों में डूबा हुआ था। पांडुलिपि बंगाली में थी और जिस प्रकार वह आदमी कम समय में पेज पलट लेता था, उससे बोध होता था कि या तो वह पांडुलिपि को पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ रहा था या फिर उसे पहले भी कई दफा पढ़ चुका था। उसकी कुर्सी के पास अलाव जल रहा था, जिसकी तपिश वातावरण में व्याप्त कड़ाके की ठंड में बदन के लिए सुकुंदे साबित हो रही थी। मकान के कंपाउंड में भी घना कोहरा फैला हुआ था। जब आदमी ने आखिरी पन्ने को भी निपटा लिया तो उसने पांडुलिपि को सेंटर टेबल पर रखा और एक गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद किसी के आने की आहट से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने आंखें खोली। आने वाला नौकर था, जो हाथ में लिए हुए सेलफोन को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, किसी का फोन आ रहा था। यह ले आते आते ही कट गया। आदमी ने सेलफोन लिया, मिस्ड कॉल के तहत दर्ज उस नंबर को देखा और कॉल आइकॉन पर टच कर दिया। रिंग जाने के दरमियान उसने नौकर को इशारा किया। नौकर वहां से तो चला गया, मगर एक आड़ में छिपकर आदमी की बातें सुनने लगा। क्या खबर है? कॉल पिक होते ही उसने पूछा। आज वो उसी साइट पर गई थी जहां जाने की बदौलत आपकी जिंदगी में भूचाल आया था। सुनते ही आदमी की रगों में मानो बर्फ की मानंद सर्द लहर दौड़ गई। मोबाइल थमा हुआ उसका हाथ कांपा। उसका कुछ न कहना उस पार मौजूद इंसान के लिए संकेत था कि वह अपनी बात जारी रखे। वहां गड्ढे में उतरकर वह न जाने क्या ढूंढ रही थी। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई? आदमी ने अविलंब पूछा। पता नहीं चल सका। दूसरी ओर से अफसोसजनक लहजे में जवाब आया। वह अभी भी वहीं है। हाँ, लेकिन रात में मैं उस पर नजर नहीं रख सकता। दूसरी ओर से आए स्वर में भय का पुट था। कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई बात नहीं, तुम बस दिन के उजाले में ही उस पर निगाह गड़ाए रखो। ठीक है, अगली रिपोर्ट कल शाम को देता हूँ। इसके बाद संबंध विच्छेद हो गया। ये तो वाकई फिल्मी सीन हो गया यार। कामिनी ठहाके लगाते हुए बोली, तुम्हें उस वीराने में एक खूबसूरत महिला मिली, तुमसे बातें की और ये दावा भी कर गई कि वह तुमसे डायन पर यकीन करवा कर मानेगी। यही तो मुझसे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है भाभी, साकेत ने गंभीर लहजे में कहा। खंडहर से लौटने के बाद मैंने नौकरों से पूछताछ की, लेकिन सबने एक सुर में यही कहा कि उस खंडहर के आसपास तो क्या कई कोस तक सिवाय जंगल के और कुछ नहीं है। तो फिर वह औरत थी कौन और तुमसे वहां के बारे में इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे बातें कर रही थी? कामिनी के मस्तक पर बल पड़े और वह अपने लहजे में परिहास घोलते हुए बोली, कहीं वही डायन तो नहीं थी? क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि वीराने में कोई खूबसूरत औरत दिखे तो उसे डायन ही जानो।
उसके रहस्यमय चाल चलन को देखकर मुझे भी गांव वालों की यही मान्यता याद आई थी, लेकिन फिर हैरतअंगेज बात ये हुई कि वह तुरंत मेरे मन की बात भांप गई और ये कहकर मुझे अचंभित कर दी कि वीराने में विचरने वाली हर औरत डायन नहीं होती है। ऐसा एक दफ़े नहीं बल्कि कई दफ़े हुआ, जब मुझे ये एहसास हुआ कि उस औरत को मन की बातें पढ़ लेने की सलाहियत हासिल है। तुमने उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं की? किसी अनजान शख्सियत से पहली मुलाकात में ही पर्सनल सवाल पूछना मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। फिर भी जहाँ कहीं मुझे मौका हाथ लगा, मैंने उसके बारे में गहराई से जानने की पूरी कोशिश की। मसलन जब उसने ये कहा कि वह डायन की हड्डी ढूंढ रही है, तो मैंने जानबूझकर ऐसा रुख अख्तियार किया जिससे डायन को लेकर उसका नज़रिया और स्पष्ट हो सके। और नज़रिया इतना अधिक स्पष्ट हो गया कि वह डायन से तुम्हारी मुलाकात करवाने का दावा करके बैठ गई। कामिनी हंसी, लेकिन परेशान करने वाली असल बात यह है कि वह थी कौन और मुझसे ये झूठ क्यों बोली कि वह पास के गांव की है। क्या वास्तव में वह डायन की हड्डी ढूंढ रही थी? क्या डायन की हड्डियों में वाकई कोई तासीर होती है, जैसा कि उसने बताया कि वो पुरानी बीमारियों के इलाज में काम आती है? मामला तो रहस्यमय है ही, कामिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर उम्मीद की किरण ये है कि डायन के वजूद पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वह तुमसे कम एक बार और रूबरू जरूर होगी। तब दबोच लेना उसे और पूछना उससे कि वह कौन है। और भी कई मसले हैं भाभी, जो रहस्यमय हैं। मजदूरों ने बताया कि वे रात को मौज मस्ती करने के लिए उस वीराने में मौजूद थे, लेकिन मुझे जो सच्चाई नजर आई वो ये है कि उस रात वे मजदूर किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि खुदाई के लिए वहां मौजूद थे। यानी कि कोई है जो उस ऐतिहासिक लेकिन उपेक्षित धरोहर पर अपने किसी मंसूबे के तहत अवैध खनन करवा रहा है। पॉइंट है, यहाँ केवल हमारा परिवार ही इतना रसूखदार है जो ऐसा काम कर सकता है। साकेत थोड़े दबे स्वर में आगे बोला, इस बारे में भैया या बाबूजी से बात करना क्या ठीक रहेगा? मेरी समझ से तो नहीं, क्योंकि अगर इसमें उनका हाथ हुआ तो वे तुम्हें कुछ बताना तो दूर उल्टा खुद सतर्क हो जाएंगे। साकेत ने सकारात्मक भाव से गर्दन हिलाते हुए कहा, फिलहाल मैं पुलिस चौकी पर उस खुदाई की जानकारी दे आया हूँ। सुबह होने पर रामजतन के साथियों से भी मिलूंगा। शायद तुमने पुलिस चौकी पर जानकारी देने में जल्दी कर दी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? साकेत के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा। कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा, कामिनी ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे, फिर साकेत ने ही उस खामोशी को भंग किया। मेरे साथ एक और वाकया घटित हुआ है जिसे मैं शर्म के मारे किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे शेयर कर सकते हो, भाभी से शर्माने की जरूरत नहीं है। कामिनी हंसी। दादी की 13वीं की पिछली रात में नींद में चल रहा था और मुझे देखकर रमैया बुरी तरह डर गया था। दरअसल मुझे लोरी की आवाज़ सुनाई पड़ी थी और मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते पीछे गार्डन में पहुंच गया था, जहां मैंने दादी को एक नवजात बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाते हुए देखा। उस वक्त क्या कहा तुमने? कामिनी उसकी बात बीच में ही काटकर हैरतजदा लहजे में बोली, दादी किसी नवजात को दूध पिला रही थीं। यू मीन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थीं? हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीब सी थी। उनके नाखून बड़े बड़े और नुकीले थे और आंखें भी डराने वाली थीं। फिर मुझे रमैया ने तेजी से झकझोर दिया और मैंने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। बैंक गॉड! कामिनी ने यूं गहरी सांस ली मानो कोई बहुत बड़ी वला सिर से टल गई हो कि ये केवल एक सपना था और तुम सपने के कारण ही नींद में चलते हुए गार्डन तक गए। सपने भी कभी कभी कितने अजीब आते हैं। 100 साल की दादी एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थीं। यानी कि आप भी रमैया की तरह इसे एक सपना ही मान रही हैं। तो क्या तुम इसे सपने के अलावा भी कुछ मान रहे हो? कामिनी ने साकेत को यूं घूरा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। साकेत कसम सा कर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी बात कामिनी के आगे कैसे रखे। कहीं तुम ये तो नहीं मान बैठे कि गार्डन में सच में दादी थीं और वे सच में किसी बच्चे को दूध पिला रही थीं? कामिनी ने आशंकित लहजे में पूछा। मुझे स्लीप वॉकिंग की बीमारी नहीं है भाभी। जो हरकत मैंने आज तक नहीं की वो अब कैसे कर सकता हूँ?
मैं गार्डन तक नींद में नहीं बल्कि अपने पूरे होश व हवास में चलकर गया था। इस बारे में मैंने रमैया से बहस नहीं की क्योंकि वह मेरी बात समझ नहीं पाता, लेकिन आप तो समझ सकती हैं। दादी का मुझे दो दो बार नजर आना मेरा वहम नहीं है। वे शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ ऐसा जो वे जीते जी नहीं कह सकीं। कामिनी अपलक साकेत को घूरते हुए उसे सुनती रही जबकि वह आगे कहता गया, एक सवाल शुरू से ही मेरे जेहन में फांस की तरह चुभ रहा है कि जब डायन इस गांव के पॉपुलर फोक टेल्स में से एक है तो दादी कभी मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताई। उसने जवाब की आस में कामिनी की ओर देखा, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोली तो उसने आगे कहा, यदि मंदिरों के खंडहर में वाकई कोई डायन रहती है तो रामजतन को तो ये बात पता थी कि वह केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है जो उसकी साधना को देखने की कोशिश करते हैं। फिर वह जानबूझकर उसकी साधना देखने क्यों गया? हो सकता है डायन उसे हिप्नोटाइज्ड करके खुद अपने पास बुलाई रही हो। नहीं, डायन को लेकर जो जनरल नॉलेज अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ये डायन एकता कपूर के T0V0 सीरियलों वाली डायन नहीं है। ये जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सुनस्त्रा ने भी यही कहा था मुझसे। कामिनी खामोश रही। आप मानो या ना मानो भाभी, मैं जिन बारीकियों पर विचार कर रहा हूँ उन्हीं बारीकियों में डायन का राज छिपा हुआ है। दादी की मौत साधारण नहीं हुई है। उनका डायन राग बेसबब नहीं था। यहाँ कुछ तो है जो हमारी, आपकी और हर उस शख्स की मान्यताओं को बदलने की कुव्वत रखता है जो मानवीय सत्ता से इतर किसी अन्य सत्ता में यकीन नहीं रखते हैं, और मैं उस कुछ का पता लगाकर रहूंगा। मृतक भोज में आए ब्राह्मणों का ये कहना कि इस हवेली में किसी अपवित्र शक्ति का वास है, इस ओर भी संकेत करता है कि उस कुछ का कोई एक सिरा इस हवेली से भी जुड़ा हुआ है। मुझे अब सुनस्त्रा से दोबारा मिलने और ये जानने का बेसब्री से इंतजार है कि डायन में मेरा यकीन जगाने के लिए वह क्या गुल खिलाएगी। ओ शून्य के शून्य। कामिनी कंधे उचकाते हुए बोली, अगर वाकई ऐसा कुछ है तो इस काम में मुझे भी अपने साथ ही समझो। श्यो। साकेत मुस्कुराया, बुआ 2 बार चक्कर लगा चुकी हैं। इससे पहले कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए मुझे चलना चाहिए। और फिर उसके कमरे से जाते ही कामिनी के चेहरे पर सख्त भाव काबिज हो गए। इस क्षण उसकी भाव भंगिमाओं को देखकर कतई ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वह एक हंसमुख औरत थी।